नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपके क्षितिज भाग 2 का लेसन नंबर 12 जिसका नाम है लखनवी अंदाज। इससे पहले हम इस लेसन को थोड़ा सा कर चुके हैं, तो आज हम इसको आगे करेंगे। देखो बेटा, आगे करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अब तक हमने इस लेसन में क्या किया है। देखो, इस लेसन में हमने अब तक इसके लेखक के बारे में जाना, यशपाल जी के बारे में, और इस लेसन के बारे में थोड़ा पढ़ा है कि एक लेखक है, वो कहानी लिखना चाहता है और कहानी लिखने के लिए वो कहाँ पे जाता है, रेलगाड़ी के सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठता है ताकि वहाँ पर उसको कोई डिस्टर्ब ना कर सके और वहाँ पर वो एकांत में अपनी कहानी को लिख सके। और कहानी लिखते वक्त वो बाहर खिड़की से प्राकृतिक दृश्य को भी देख सके। तो वो ट्रेन चलने वाली होती है, तो जो लेखक होता है वो दौड़कर सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ जाता है। लेखक को लगता है कि जो डिब्बा होगा वो खाली होगा, लेकिन वो सामने देखते हैं कि वहाँ पर एक नवाब साहब बैठे हुए हैं। तो लेखक को ऐसा लगता है जैसे उसने नवाब साहब के एकांत में विघन डाल दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि जो नवाब साहब हैं वो भी अकेले सफ़र करना चाहते थे और वो ये भी नहीं चाहते थे कि कोई उनको सफ़र करते हुए देखे। तो लेखक अपनी ही कल्पना करने लग जाते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि जो लेखक हैं वो अकेले सफ़र करना चाहते थे और सफ़र को काटने के लिए वो खीरे ले आते हैं ताकि उनका जो सफ़र है वो आराम से कट जाए। तो जो नवाब साहब होते हैं, लेखक उनके बारे में कहता है कि जो नवाब साहब है उन्होंने उनसे मिलने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो लेखक भी सामने वाली बर्थ पर जाकर बैठ जाते हैं। लेखक नवाब साहब की ओर तिरछी नज़रों से देखते हैं और जो नवाब साहब है वो खिड़की के बाहर ही देख रहे हैं। लेकिन अचानक से जो नवाब साहब होते हैं वो लेखक को बुलाते हैं, उनको आदाब अर्ज कहते हैं और कहते हैं कि क्या आप खीरे खाने का शौक़ रखते हैं। तो जो नवाब साहब होते हैं वो लेखक से खीरे खाने के लिए जब पूछते हैं, तो जो लेखक होता है उनको नवाब साहब का जो बिहेवियर होता है उसमें जो चेंज होता है वो उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भाप जाते हैं कि ये जो कर रहे हैं ये उनको एक मामूली लोगों की तरह क्या करते हैं समझ रहे हैं और उन्हें अपने लपेटे में लेना चाहते हैं। तो जो लेखक होते हैं वो साफ मना कर देते हैं कि नहीं, आप ही खाइए। तो बेटा यहाँ तक हमारा हो गया था, अब हम आगे करेंगे। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा। तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोंदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। अब देखो, जो नवाब साहब हैं वो बड़े गौर से खिड़की के बाहर देख रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, खीरे काटने का निश्चय किया। तो उन्होंने खीरे को काटने के लिए तौलिया बिछाया और सीट के नीचे से एक लोटा निकाला जिसमें पानी था। तो उस पानी से खीरों को अच्छे से धोया और फिर तौलियों के साथ उसे खीरों को अच्छे से साफ़ किया। फिर अपनी जेब में से चाकू निकाला और दोनों खीरों के जो सिर होते हैं उनको काट कर उसमें से झाग निकाला। तो फिर खीरों को बहुत ही एहतियात के साथ छीलकर, यानी उसकी जो फाँकें थी उसको छीलकर तौलिए पर सजाने लगे। एक तरह से वो क्या कर रहे थे, खीरे को खाने की तैयारी कर रहे थे। खीरे को उन्होंने सबसे पहले अच्छे से धोया, फिर उसको पोंछा, फिर उसको काटा और उसको तौलिए पर रखकर उसको सजाने लगे। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाँकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव, भंगिमा और जबड़ों के सफरून से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसवादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। अब देखो, लेखक बता रहा है कि जब उसने बड़ी ही सावधानी से खीरे को काट कर तौलिए पर सजा दिया, तो फिर लेखक कल्पना करने लगता है कि जो लखनऊ स्टेशन होता है वहाँ पर खीरे बेचने वाले लोग खीरा तो देते ही हैं, साथ में ग्राहक को जीरा और उसमें मिला हुआ नमक और पीसी हुई लाल मिर्च वाली पुड़िया बनाकर भी उनको दे देते हैं। तो जो नवाब साहब है उन्होंने जब खीरे को काटा तो उस पर जीरा मिला हुआ नमक, लाल मिर्च भी उस पर क्या कर दिया, बुरक दिया, यानी छिड़क दिया। बुरक होता है छिड़कना, यहाँ डालना भी बोल सकते हैं हम, कि खीरे की फाँकों के ऊपर उन्होंने नमक, मिर्च मिला हुआ जीरा मिला नमक और लाल मिर्च का जो बना हुआ चूरन था एक तरह से,
उस पर क्या कर दिया, उसने छिड़क दिया। तो लेखक कहता है कि उनके मतलब जबड़ों की स्फुरन होता है यानी फड़कना या हिलना, उससे साफ पता चल रहा था कि जो नवाब साहब हैं वो खीरे का स्वाद यानी रसवादन की कल्पना करते हुए क्या हो रहे हैं, प्लावित हो रहे हैं। यानी उनके खीरे को खाने की लालसा की वजह से उनके मुंह में क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। प्लावित मीन्स होता है पानी भर जाना। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अब देखो, जो लेखक है उसे तिरछी नज़रों से देख रहा था और सोच रहा था कि जो नवाब साहब है वो रईस अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या समझते हैं, रईस है, यानी रईस बनने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब फिर से लेखक से पूछते हैं, वल्लाह शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। वो लेखक से पूछते हैं कि आप इसका शौक़ फरमाइए, ये जो खीरा है वो लखनऊ का खीरा है, यानी क्या है, वो अच्छी किस्म का क्या है, खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फाँकें देकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक़ फरमाइए। अब देखो, जब नवाब साहब उस पर नमक मिर्च छिड़कते हैं तो खीरे की फाँकों को देखकर तो जो लेखक है उसके मुंह में भी पानी आ जाता है। यहाँ पे पनियाती लिखा ना, पनियाती होता है रसीली, यानी रस से भरी हुई फाँकों को देखकर जो लेखक है उसके मुंह में भी पानी आने लगता है, यानी उसका भी दिल करता है खीरा खाने का। लेकिन वो एक बार मना कर चुका था, तो वो अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए वो क्या करता है, नवाब साहब को फिर से शुक्रिया करते हैं और मना कर देते हैं कि मेरा मैदा भी कमज़ोर है। मैदा होता है पेट, एक तरह से पेट को कोई भी चीज़ जब हजम नहीं होती तो बोलते हैं कि जो मैदा है वो भी क्या है, ज़रा कमज़ोर है, यानी उनका हाजमा है वो कमज़ोर है। तो वो कहते हैं किबला शौक़ फरमाइए, कहते हैं कि आप ही इसको खाइए। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।